नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। देश के प्रधानमंत्री मोदी से मिले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, भारत की खातिरदारी से गदगद। गुजरात में प्राथमिक स्कूलों के परीक्षा पेपर्स भी असुरक्षित, भावनगर के स्कूल में पेपर चोरी से हड़कंप। और एमएसयू की फैकल्टीज में एफआई के छात्र परिणाम से वंचित, एबीवीपी का हेडक्वार्टर पर हंगामा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के आपसी रिश्तों से लेकर बिजनेस समेत के कई मुद्दों पर बातचीत की। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास अंदाज में मुलाकात की। दोनों दिग्गज नेताओं के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौता भी हुआ। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहाँ आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। वहीं पीएम बोरिस जॉनसन के संबोधन का अंदाज भी जोरदार रहा। बोरिस ने कहा, नरेंद्र, मैं खास दोस्त, इस चुनौतीपूर्ण समय में मेरा मानना है कि हम खास दोस्त और करीब हो जाते हैं। गुजरात में अद्भुत स्वागत हुआ, मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा लगा। मेरा चेहरा अमिताभ बच्चन की तरह खिला हुआ था। आगे बोरिस ने कहा कि आज हमारी शानदार बातचीत हुई और हमने अपने रिश्ते को हर तरह से मजबूत किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी हमारे समय की परिभाषित दोस्ती में से एक है। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि ब्रिटेन नौकरशाही को कम करने और रक्षा खरीद के लिए डिलीवरी के समय को कम करने के लिए भारत विशिष्ट खुला सामान्य निर्यात लाइसेंस बना रहा है। पीएम ने कहा कि हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का महत्व भी दोहराया है। गुजरात के भावनगर के नेसवर गांव में प्राथमिक स्कूल के पेपर्स की चोरी का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। भावनगर जिले के तलाजा तालुका के नेसवर गांव में प्राथमिक स्कूल में 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा के पेपर चोरी हो गए हैं। स्कूल में फिलहाल परीक्षाएं चल रही हैं। इसी बीच रात के समय स्कूल का ताला तोड़कर अज्ञात लोगों द्वारा परीक्षा के पर्चे की चोरी की गई, जिसकी शिकायत स्कूल के प्राचार्य ने तलाजा पुलिस थाने में लिखवाई है। मामले में भावनगर एलसीबी और एसओजी पुलिस, डॉग स्क्वाड और शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। चोरी की घटना सामने आने से स्कूल की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस मामले जिला शिक्षा विभाग ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन प्राथमिक स्कूल के पेपर भी अब सुरक्षित नहीं होने पर सवाल उठना लाजमी है। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी भावनगर जिले के ही विधायक हैं। ऐसे में उनके जिले में ही सरकारी स्कूल में परीक्षा के पेपर्स सुरक्षित नहीं होने पर राजनीति गर्मा गई है। एमएस यूनिवर्सिटी की कई फैकल्टीज में परीक्षा को 45 दिन बीत जाने के बाद भी फर्स्ट ईयर के छात्रों को परिणाम नहीं दिया गया है, जिस पर एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स, आर्ट, साइंस, लॉ, होम साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटेक्निक, सोशल वर्क और पादरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर का परिणाम नहीं दिया गया है, जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा एमएस यूनिवर्सिटी मुख्यालय पर मोर्चा ले जाते हुए हंगामा किया। आज रोज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी द्वारा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, होम साइंस, पॉलिटेक्निक, ટેકનોલોજી દરેક ફેકલ્ટીના ફર્સ્ટ યરના વિદ્યાર્થીઓના પરિણામ હજુ સુધી યુનિવર્સિટી દ્વારા જાહેર કરવામાં નથી આવ્યા। આજ યુનિવર્સિટીના અહેવાલ મુજબ 45 દિવસની અંદર પરિણામ જાહેર કરવાના હોય છે, પરંતુ આજ 60 દિવસની મુદત થઈ ગયા હોવા છતાં પણ યુનિવર્સિટીનું તંત્રનું પેટનું પાણી હલતું નથી। તે માટે આજે દર્શન મારુ સરને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને ચોક્કસ બાહેધરી લેવામાં આવી હતી કે આની પર પરિણામ જલ્દીમાં જલ્દી જાહેર કરવામાં આવે। संसद और छात्र बनाएंगे सुरक्षित राष्ट्र, इस मोटो के साथ गुजरात के सबसे बड़े कॉन्क्लेव का आयोजन वडोदरा में 5th गुजरात छात्र संसद के रूप में किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद का आयोजन कर जानकारी साझा की गई। गुजरात के वडोदरा में जीरो आवर फाउंडेशन बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए पिछले कई सालों से कार्यरत है। कोरोना के चलते 2 साल के अंतराल के बाद फिर एक बार वडोदरा में जीरो आवर फाउंडेशन द्वारा पारेल यूनिवर्सिटी के सहयोग से कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र से जुड़े अग्रणी अपने विचारों का
युवाओं के साथ आदान प्रदान करेंगे। इस बार जीरो आवर फाउंडेशन अपने 7वें साल में है। कोविड के दौरान हम लोग छात्र संसद का आयोजन नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही हम लोग आए 5th गुजरात छात्र संसद के साथ, ये पूरे गुजरात की हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसमें 15,000 से ज्यादा युवा जुड़ने वाले गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। एक बहुत ही बढ़िया गेस्ट लिस्ट हम लोग लेके आने का प्रयास किया है, जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड से हमारे पास गेस्ट है। संसद और छात्र बनाएंगे सुरक्षित राष्ट्र, इसी नारे को आगे ले जाते हुए छात्र संसद कई सालों से प्रयास कर रहा है कि युवाओं को कहीं ना कहीं डेवलप किया जाए और उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ना कि कोई एजेंडा के लिए। और इस छात्र संसद में 15,000 युवा मिलके 3 रेजोल्यूशंस पास करेंगे, जो रेजोल्यूशंस स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और अन्य कई पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद रहने वाली लिस्ट में 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी है, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ पांडिचेरी किरण बेदी मैम है, रजनीश मूवमेंट के स्पोक पर्सन मां आनंद शीला है, शकुन बत्रा, प्रकाश बेलवाड़ी और ऐसे अन्य कई स्पीकर्स आके युवाओं के साथ इंटरैक्ट करेंगे। और हम एक ही बात जानते हैं और एक ही बात मानते हैं, अगर युवाओं के लिए कुछ करना है तो कुछ क्रिएटिव वे में करना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जब वो घर जाए तो कुछ वापस लेके जाए। और यही करने का प्रयास छात्र संसद की टीम ने ये किया है और हमेशा करते आएगी। मांजलपुर की मीरा राजपूत का शव नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा से बरामद हुआ था। मीरा को न्याय दिलवाने के लिए मांजलपुर में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। वडोदरा के मांजलपुर में रहने वाली मीरा राजपूत की हत्या के 4 दिन बाद भी पुलिस को हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला है। मीरा को जल्द से जल्द न्याय दिलवाने के आशय के साथ वडोदरा जिला क्षत्रिय समाज द्वारा कैंडल मार्च निकालकर मृतका के लिए न्याय मांगा गया। इस मौके पर राजनीतिक दलों के अग्रणी और नेता भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। आज श्रद्धांजलि साथे साथे आज મીણબત્તી પ્રગટાઈ અને જે રીતે 16 તારીખની અમારી દીકરી ગુમ થઈ હતી અને 17મી એની ખબર પડી કે એની લાશ મળી છે અને આજે 21 તારીખ થઈ છતાં પણ હજુ સુધી કોઈ સગવડ મળતા નથી, ત્યારે અમારી પોલીસ તંત્રને વિનંતી છે કે ભૂતકાળની અંદર બી તમે જુઓ કે માણેજા ખાતેનો જે કેસ થયેલો, સુરત ખાતેનો થયેલો, જેટલી દીકરીઓના કેસ થયા એ 1 દિવસ 2 દિવસમાં આરોપીઓ પકડાઈ જતા હતા। આ કેસમાં તો અમે આરોપીનું નામ પણ આપેલું છે, તમારે શોધવાનું નથી, ખાલી એને પકડી લાવવાનો છે, તો બી છતાં બી આજે 4-4, 5-5 દિવસ થયા, હજુ કોઈ સગવડ મળતા નથી। બિલકુલ યોગ્ય નથી, નિંદનીય છે, કારણ કે આ નલિયાકાંડથી સિલસિલો જે ચાલુ થયો છે, ગ્રીષ્માબેન, સૃષ્ટિબેન, હેમાબેનની બી કલોલમાં 4-5 દિવસ પહેલા આવી જ રીતે ભર બજારમાં એમના પેટ ઉપર ચપ્પુ મારીને એમના પૂર્વ પતિ હત્યા કરેલી છે। આ બહેનનો હત્યારો તો હજી પકડાયો જ નથી। તંત્ર શું કામ કરી રહ્યું છે? જ્યારે આપણે યશસ્વી પ્રધાનમંત્રીજી ગુજરાતના સફર ઉપર હોય અને એમની ગુજરાતની દીકરીઓને વેદના જ ના સંભળાતી હોય તો કેટલું યોગ્ય। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Gaurav Jay Gupta, who is a great and a beautiful designer of fine clothing that you will experience. This weekend, Saturday and Sunday, from 12 p.m. to 6 p.m. at my beautiful studio in Alkapuri. Our doors are open. We are looking forward to welcoming one and all. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે
વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक. जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर आए और बचत कमाए. जॉय ई बाइक. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. Gaurav Jay Gupta, who is a great and a beautiful designer of fine clothing, that you will experience. This weekend, Saturday and Sunday, from 12 p.m. to 6 p.m. at my beautiful studio in Alkapuri. Our doors are open. We are looking forward to welcoming one and all. वडोदरा के समाकी नवरत्ना विद्यानी विद्यालय द्वारा स्पीक मैके की स्थापना करने वाले पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ के साथ इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया. वडोदरा की नवरत्ना शिक्षा संस्था शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला, हस्तकला और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देती आई है, जिससे छात्रों को राष्ट्रीय विरासत के आंतरिक मूल्यों की कद्र हो सके. छात्रों के आदर्श भारतीय नागरिक के रूप में सर्वांगीण विकास के लिए स्पीक मैके समेत के कई आयोजन नवरत्ना में किए जाते हैं. आज स्पीक मैके कॉन्सेप्ट को साकार करने वाले IIT दिल्ली के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर किरण सेठ वडोदरा आए और उन्होंने एक इंटरैक्टिव सेशन में वडोदरा और वडोदरा के आसपास की शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को संबोधित किया. इस मौके पर स्पीक मैके के मूल्यों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया गया. ये स्पीक मैके छोटा फॉर्म है इंग्लिश में. इसका पूरा फॉर्म है सोसाइटी S फॉर द प्रमोशन E ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ. ये एक्रोनिम छोटा फॉर्म. और इसमें हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो संस्कृति है, अपने जो शास्त्रीय संगीत हुआ, लोक कलाएं हुई, हस्तशिल्प, हमारे जो योग, सिनेमा क्लासिक्स, ये सब हम स्टूडेंट्स के पास ले जाना चाहते हैं. मैके का ख्याल तो बहुत पहले मैंने बताया, ये तो 1977 में हमने शुरू की थी दिल्ली में, IIT दिल्ली में. और वो क्योंकि मैंने हमारे IIT में एक संपूर्ण रात्रि का कार्यक्रम होता था शास्त्रीय संगीत का, जिसके हम मैं तो पाश्चात्य संगीत गाया करता था गिटार के साथ, पर उससे बहुत प्रभावित हुए हम लोग. और उसके वजह से हमने ये स्पीक मैके 1977 में शुरुआत करी. पर ये साइकिलिंग की ट्रिप तो मैंने ये इसलिए शुरू की क्योंकि
मुझे ऐसे लगा कि ये जो मैसेज है ऑफ ये शास्त्रीय संगीत का, ये सारी चीज़ें बहुत लोग कहते हैं हाँ क्या यार ये, उसको एक कॉन्क्रीट शेप देने के लिए, कोई मोटा मोटी चीज़ देने के लिए, तो हमने कहा चलो पहले साइकिलिंग को तो सबको अच्छा लगता है और युवा को साइकिलिंग भी अच्छा लगता है, तो उससे पहले अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके साथ हम डब्बे जोड़ देते हैं। ये शास्त्रीय संगीत, ये सटल चीज़ें जो बहुत सूक्ष्म चीज़ें, ये डब्बे हम ये इंजन के साथ जोड़ देते हैं। इंजन तो सबको दिखाई देता है कि साइकिल करने से शारीरिक शरीर अच्छा होता है, पर्यावरण अच्छा, वो तो सब समझते हैं और वो उससे अट्रैक्ट होते हैं, पर हम और चीज़ें मैसेजेस इसके साथ डाल देंगे। डॉक्टर प्रोफेसर किरण सेठ देश भर में साइकिलिंग के जरिए विभिन्न संदेश का प्रचार प्रसार भी करते हैं और लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण बचाने की प्रेरणा भी देते हैं। हमने शुरू की थी ये 11 मार्च को राजघाट से दिल्ली, और मैं पहुंचा 14 अप्रैल को साबरमती आश्रम अहमदाबाद, और अभी मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली, बट दूसरे रूट से। वो पहला रूट था थ्रू राजस्थान, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अहमदाबाद। अब मैं वापस जा रहा हूँ वल्लभ विद्यानगर, यहाँ वडोदरा, गोधरा, कोटा, ये रूट से वापस। 15 अगस्त से हमारी 75वीं इंडिपेंडेंस के ईयर है, तो 15 अगस्त से मैं श्रीनगर से कोशिश करूँगा शुरू करने के लिए, और जाऊँगा नीचे 3 महीने में कन्याकुमारी में। इनमें ये साइकिलिंग का मैसेज 3 मैसेजेस हैं मेन। एक तो सब जानते हैं कि साइकिलिंग जब करते हैं तो शारीरिक फ़ायदा होता है, इन्वायरमेंट का फ़ायदा होता है, ये सारे फ़ायदे होते हैं। और इस साइकिलिंग में ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप अकेले साइकिल कर रहे होते हैं तो एकाग्रता बढ़ जाती है और एक जैसे ध्यान बन जाता है, मेडिटेशन जैसे हो जाता है। तो ये तो सब ऑब्वियस चीज़ें हैं, परंतु उसके साथ हम लोग ये जो स्पिक में के है, जैसे अभी मैंने बताया, उसके लिए हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। स्वयंसेवी आंदोलन है, उसके लिए हमें नए नए वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। तो वहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वार्ता कर रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि आप इनके साथ जुड़िए, ताकि हम 2030 तक सब बच्चों तक पहुँच सकें। अभी तो हम केवल 5000 कार्यक्रम कर रहे हैं एक साल में, बिफोर कोविड, 500 शहरों में और 50 शहर विदेश में, परंतु हम चाहते हैं कि सारे बच्चों को हम पहुँच पाएँ, और वो है करीब 20 लाख इंस्टीट्यूशन इस देश में। तो उसके लिए हमें बहुत से वॉलंटियर्स चाहिए, तो वो दूसरा उद्देश्य है। वीएम टीवी पर अब वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, तो आइए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। राजस्थान के अलवर में सराय गोल चक्कर में सड़क चौड़ी करने के दौरान अतिक्रमण हटाने पर विवाद शुरू हो गया है। रास्ते में आए 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चलाया गया। इस कार्यवाही पर भाजपा ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा का कहना है कि विकास के नाम पर मंदिर को तोड़ना सही नहीं है। कांग्रेस बदले की राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि राजगढ़ नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड है और उसी ने ये कार्यवाही की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। शुक्रवार को दौरे के आखिरी दिन जॉनसन नई दिल्ली पहुंचे। यहां नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। भारत में मिले इस्तकबाल से खुश जॉनसन भी अपनी खुशी को छिपा नहीं पाए। कहा, मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन हूं। मैं इस ग्रैंड वेलकम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं। जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से 2 दिन पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। जम्मू में सुंजुआ और चड्ढा आर्मी कैंप के पास सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की। इसके बाद शुरू हुए एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सीआईएसएफ के एक एएसआई एसपी पटेल इस एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। 5 जवान घायल हैं। बठिंडा में भी आतंकी हमला किया गया है।
रामनवमी के दिन गुजरात के खंभात में कौमी हिंसा हुई थी। इस हिंसा को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को वडोदरा के याकुतपुरा से टीम पीसीबी ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी जावेद हुसैन है, जबकि एक आरोपी नाबालिग है। इन दोनों आरोपियों को आणंद पुलिस को सौंप दिया गया है। कर्नाटक के उडुपी में 2 छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा देने से रोक दिया गया। इसके बाद दोनों को कॉलेज से घर भेज दिया गया। दरअसल इन छात्राओं ने हिजाब पर बैन के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में छात्राओं ने हिजाब पहनकर परीक्षा देने की मांग की थी। दोनों छात्राओं ने उडुपी के विद्योदय पीयू कॉलेज में एग्जाम देने के लिए अपना हॉल टिकट लिया और हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंच गयी। दोनों ने काफी देर तक कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ से अनुरोध किया, लेकिन स्कूल ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों छात्राएं घर लौट गईं। गोत्री पुलिस थाने में किडनी के मरीजों के हित में महारक्तदान शिविर आयोजित किया गया। गोत्री पुलिस थाने में स्वर्गीय रणछोड़ भाई जीवन भाई सोलंकी की पहली पुण्यतिथि के मौके पर गोत्री के पीआई वीआर वानिया की अगुवाई में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें गोत्री के पुलिस कर्मचारियों और नागरिकों ने रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया। इस कैंप में पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी स्मिता वानिया ने भी रक्तदान कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया। आज रोज गोत्री पुलिस स्टेशन खाते किडनीના દર્દીઓના લાભાર્થે એક બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આજની તારીખ એટલા માટે પસંદ કરવામાં આવી છે, આજે અમારા એ પરમ પૂજ્ય સ્વર્ગસ્થ સસુર શ્રી રણછોડભાઈ જીવનભાઈ સોલંકી એમની પ્રથમ પુણ્યતિથિ છે અને બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ એટલા માટે રાખવામાં આવ્યો છે કે જે છેલ્લા 10-15 વર્ષથી કિડની સાથે સંકળાયેલા હતા અને ડૉક્ટર એચ.એલ. ત્રિવેદી સાહેબના જન્મદિવસે એ દર વર્ષે એ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું એ આયોજન કરતા હતા અને અનફોર્ચ્યુનેટલી ગયા વર્ષે એમનું કોરોનામાં ડેથ થયું છે। એટલે આજે એમની પુણ્યતિથિ હોય અને એમના કાર્યોના આગળ વધારવા માટે એક સાચી શ્રદ્ધાંજલિના ભાગરૂપે આજે મેં ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે અને એમને એક શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો, જે એમની સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરતા હતા બરાબર, એને આગળ ધપાવવાનો આ એક મારો પ્રયત્ન છે। અંદાજિત કેટલા બ્લડ ડોનરોએ ભાગ લીધો છે? હાલ આપ જોઈ રહ્યા છો કે અલગ અલગ વિસ્તાર મારા પોલીસ અધિકારી કર્મચારીઓ તથા ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ ચાલુ થઈ ગયો છે અને અમદાવાદ કિડની હોસ્પિટલથી આખી ટીમ આવી છે। હાલમાં બ્લડ ડોનેટ કરવાનું ચાલુ છે। 15 થી 20 લોકોએ બ્લડ ડોનેટ કરી દીધું છે અને 1-1.5 વાગ્યા સુધી આ ચાલવાનું છે અને અમારો 200નો આજ ટાર્ગેટ છે। गुजरात कांग्रेस के वडगाम के विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका पूरे गुजरात में लगातार विरोध जारी है। गुजरात कांग्रेस के अग्रणी नेता वडगाम के विधायक और दलित अग्रणी जिग्नेश मेवानी को 2 दिन पहले पालनपुर से आसाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका विरोध पूरे गुजरात में सामने आ रहा है। जूनागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा काड़वा चौक पर इस मामले विरोध प्रदर्शित किया। आसाम पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी सरकार पर भी कड़े प्रहार किए। हाल में जे जिग्नेशभाई मेवाणीनु जे आसाम पुलिस द्वारा अपहरण जेवुं एक कृत्य करवामां आव्युं छे, त्यारे अमारुं अनुसूचित जातिना तमाम भारतना नागरिकोने कहेवानुं छे के बाबा साहेब विरुद्ध कोईपण जातनुं अभद्र टिप्पणी थाय छे त्यारे आ भारत सरकार चलावनार भाजप सरकार क्यां जाय छे? त्यारे बंधारणनुं केम नीति नियम थता नथी, केम कोईनी पकड़ थती नथी? अने त्यारे हालमां जिग्नेशभाई मेवाणीए फक्त 2 शब्द आपणा देशना मोदी साहेब विरुद्ध 2 शब्द कीधा है कि आ देशनी अंदर शांति राखो, भाईचारो राखो। तेम छतां आसाम पुलिस द्वारा एनी सामे अर्धी राते जेम केम गुंडाओनी जेम एक धारासभ्यने पकड़वामां आवे छे। तो राष्ट्रीय नेता होवा छतां अने एक धारासभ्य छे, जे बंधारणमां तो एवा पण नियमो छे कि एक धारासभ्यने पकड़वो होय तो राज्यपाल श्रीनी सही लेवी पड़े, अने तेम छतां आज मोदी साहेबना इशाराथी आरएसएसनी नीतिओथी व्यक्तिओ धरावता व्यक्तिओ द्वारा आज जिग्नेशभाईनुं जे अपहरण जेवुं एक कृत्य करी अने एने पकड़वामां आव्या छे अने हालमां जो एने छोड़वामां नहीं आवे तो समग्र भारतनी अंदर अनुसूचित जातिना लोको द्वारा भारत बंधનું ऐलान टूंक समय में देवामां आवशे। जूनागढ़ के जूथड़ गांव में भी आसाम पुलिस द्वारा दलित नेता और विधायक जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। एफआईआर की कॉपी दिखाए बिना पालनपुर से उन्हें आधी रात में गिरफ्तार किया गया था, जिसके चलते असम पुलिस पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी को आसाम पुलिस की गिरफ्तारी से मुक्त कराने की मांग के साथ दलित समाज के
लोगों द्वारा सड़क बंद कर मामले पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिग्नेश मेवाणी को छोड़ दिए जाने पर नारेबाजी करते हुए कई युवाओं ने इस मामले आवाज उठाई है। ધરપકડ કરવામાં આવે છે તે એક ખૂબ દુઃખનીય બનાવ છે અને આ બનાવના વિરોધને લઈ અને સમગ્ર દલિત સમાજ જૂથર દ્વારા વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે। गुजरात के महिसागर जिले के कोथंबा गांव में भी दलित संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल जिग्नेश मेवाणी के समर्थन में पूरे गुजरात का दलित समाज एकत्रित हुआ है। महिसागर के कोथंबा गांव में भी दलित समाज के युवकों ने एकत्रित होकर आसाम पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बैनर दिखाकर आसाम पुलिस का विरोध किया गया। बीएसएस संगठन के अग्रणी साहिल परमार की अगुवाई में इस विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। गुजरात के अमरेली के बाबरा तालुका की दरेड़ चौकड़ी से गल कोटड़ी खाखरिया मार्ग तक की सड़क विधायक वीरजी ठुम्मर ने 1 करोड़ की लागत से मंजूर करवाई है। गुजरात के अमरेली जिला के बाबरा तालुका के दरेड़ गांव की चौकड़ी निकट गलकोकड़ी खाखरिया सड़क लंबे अरसे से बनाए जाने की जरूरत थी, जिसकी मांग स्थानीय निवासियों द्वारा विधायक वीरजी ठुम्मर से की जा रही थी। इस मामले वीरजी ठुम्मर द्वारा फौरन सरकार को मामले से अवगत कराकर नॉन प्लान सड़क मंजूर करा दी गई है। करीब 1 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण होगा, जिससे स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है। गलकोटड़ी राज्यतोरी मार्ग हाईवे थी दरेड़ ચોકડી અને દરેડ ચોકડીથી ખાખડિયાનો 6 કિલોમીટર લંબાઈનો રસ્તો 3.75 પહોળાઈ 2008માં છેલ્લે બનેલો આ રસ્તો 17-18માં મંજૂર કર્યો હતો, પરંતુ કોઈને કોઈ કારણોસર આ રસ્તાનું કામ શરૂ થતું નહોતું। વિધાનસભાની છેલ્લી મળેલી બજેટ બેઠક વખતે આ બાબતે સ્વતંત્ર રજૂઆતો કરી અને તાત્કાલિક અસરથી આ રસ્તો શરૂ કરવા માટે વિભાગે સૂચના આપી। ગર્વ સાથે આજે કહી દઈએ છીએ બાબરા તાલુકાના બધા જ મોટાભાગના નોન પ્લાન રસ્તાઓ, બાબરા અને લાઠી વિસ્તારના પ્લાન રસ્તાઓ, સ્ટેટ હાઈવે ધોરીમાર્ગ અને રાજ્ય ધોરીમાર્ગની જિલ્લા પંચાયતના રસ્તાઓ મોટાભાગના પૂર્ણ થઈ ગયા છે। બંને મળતી 20 કરોડની ગ્રાન્ટ ઉપરાંત વધારાના પૈસા લાવીને ગળકોટડીનો આજે રસ્તો પૂર્ણ કર્યો છે। ગળકોટડી ખાખરિયાથી બાબરા જોડતો રસ્તાને પણ ટૂંક સમયમાં શરૂ કરવામાં આવશે। કુંડળથી ઇતિરિયાનો રસ્તો પણ ટૂંક સમયમાં શરૂ થઈ ગયો છે અને કુંડળથી પાછો ચાવણ જોડતો રસ્તો પણ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે। આ વિસ્તારને બધી જ બાજુથી રસ્તાઓ આપવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો છે। પંચાળ વિસ્તારના હાઈવે રસ્તાઓ મંજૂર કર્યા છે અને પંચાળમાંથી થતો કીડી શિરવાણીયા રસ્તો એ પણ જાંબરવાળાને જોડી રહ્યા છે અને જાંબરવાળા ગામને તો 10 બાજુથી રસ્તાઓ જોડી રહ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં જૂણવદનનો પણ રસ્તો નોન પ્લાનમાં મંજૂર કરી રહ્યા છે। 5 વર્ષમાં મેં લોકોને આપેલી ખાતરી બદલ લગભગ રસ્તાઓના કામ પૂર્ણતાને આવે છે। કોઈ રસ્તાઓ શરૂ થઈ શક્યા નથી। જ્યારે મારે કાર્યકર્તાઓને કહેવું છે, મારા આગેવાનોને કહેવું છે કે કોઈને કોઈ કારણોસર કોન્ટ્રાક્ટરની ખામીઓ આજે પણ પેપરમાં વાંચી છે, છતાં પણ તમામ રસ્તાઓ શરૂ કરી અને લોકોની સુવિધા પૂરી કરવા માટેનો એક ઉદ્દેશ્ય છે। પીવાના પાણી માટેની સમસ્યાઓ સર્જાઈ રહી છે। આજે આપણે પણ પ્રેસ મીડિયાને મેં કહ્યું છે કે પાણી પુરવઠા બોર્ડમાંથી લગભગ 300 કરોડના ખર્ચે બાબરા અને લાઠી વિસ્તારના મોટા ભાગના ગામડાઓને ઊંચી ટાંકી, પાઇપનો પ્રશ્ન અને એક પણ ગામડું મહીપરીએ જ પાણી પીવાનું ન રહે તેના માટેના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે। મારા વિસ્તારના 7 ગામો મહીપરી યોજનાથી હજુ પાણી જોડાયેલા નથી, તે રસ્તાઓને પણ પાણી મળી રહે, એ ગામને પણ પાણી મળે તેવા ઉમદા આશયથી આ વિસ્તારની કામગીરી કરું છું। गुजरात राज्य शिक्षा विभाग द्वारा ली गई 10th और 12th बोर्ड परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और अब पेपर चेकिंग की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हाल ही में गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली गई थी, जो संपन्न हो चुकी है और अब बोर्ड परीक्षाओं के पेपर चेकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन इसी बीच राजकोट जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 230 शिक्षकों को नोटिस दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं के पेपर चेकिंग में उदासीनता बरतने पर ये शिक्षकों को नोटिस मिला है और आने वाले दिनों में इन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने तक की बात कही गई है। गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा जे धोरण 10 અને 12ની પરીક્ષા લેવાઈ એ પરીક્ષાના મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન કેન્દ્રનું અને મૂલ્યાંકનનું કામ રાજ્યભરમાં ચાલુ છે। ત્યારે રાજકોટ જિલ્લામાં માધ્યમિક અને ઉત્તર માધ્યમિકના મળીને 17 જેટલા મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન કેન્દ્રો છે। આ કેન્દ્રોમાં લગભગ 4,000થી વધુ શિક્ષકોને ફરજ બજાવવા માટે આદેશો કરવામાં આવ્યા હતા। એમાંથી અત્યારે 60થી 70% વચ્ચે શિક્ષકોની હાજરી છે અને જે શિક્ષકો ગેરહાજર છે અને કોઈ રજૂઆત કે કોઈ જાણ કરેલ નથી એવા 230 જેટલા શિક્ષકોને નોટિસ ઇસ્યુ કરવામાં આવી છે। 2-3 દિવસમાં જો એનો ખુલાસો વ્યાજબી રજૂ કરે અથવા તો એ હાજર નહીં થાય
તો એના ઉપર આગળની શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. સામાન્ય રીતે શિક્ષકને મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન કામગીરી માટે રોકવામાં આવે ત્યારે બોર્ડ દ્વારા આદેશ થતો હોય છે અને એમાં પોતે હાજર ન રહી શકે તો પોતાની અન્ય કામગીરીમાં રોકાયેલ હોય અથવા તો કોઈ મેડિકલ કે અન્ય પ્રેગ્નન્સી વગેરે કોઈ કારણ હોય તો એને રજૂ કરવાનું હોય છે. હવે જો આ વ્યાજબી કારણ રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો એ શિક્ષકને સામાન્ય રીતે 500 થી 1000 રૂપિયા સુધીનો દંડ અને ગ્રાન્ટેડ કે સરકારી કર્મચારી હોય તો એને વિનિયમ 27 હેઠળની કાર્યવાહી કરવાની રહે છે અને સ્વનિર્ભર શાળાના શિક્ષક હોય તો એને પણ આ જ બાબત લાગુ પડે છે, પણ એમાં શાળા એને છૂટા ન કરે અથવા મોકલે નહીં તો શાળાને પણ 10,000 રૂપિया સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अचानक सीतापुर के सरकारी केंद्र का दौरा किया और गड़बड़ियों को जांचा. उत्तर प्रदेश में जब से नई सरकार बनी है, लगातार मंत्री विभिन्न विभागों में जाकर कार्य प्रणाली की जांच कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीतापुर के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर जांचा, जिसमें कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले. एक कर्मचारी तो सालों से गायब होने पर डिप्टी सीएम ने सीएमओ और स्वास्थ्य प्रबंधन को फटकार लगाई. निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर डिप्टी सीएम ने जमकर अधिकारियों के क्लास भी लगाई. दरखास्त दिया है इन्होंने, कहाँ दिखा? जो छुट्टी दरखास्त है सब निकाल दो. राहुल चौधरी ये भी गायब है. ये सर अटैच है पीजीआई में, कोविड वाला वो ले जाते हैं जिले से, जो पीजीआई ले जाते हैं. किसने अटैच किया है? अब तो नहीं ले जाते. ये सीएमओ नहीं सर, बात करागा सीएमओ से. अब कहीं ले जाएंगे? हाँ तो हम कई बार. अब तो हमारे यहाँ खुद लैब खुल गई थी, पीजीआई चले जाएंगे. डॉक्टर बात अभी 5 मिनट रुक जाइए, कैसे काम करेंगे सर? भी कह रहे हैं 5 मिनट बाद अभी मिला लेंगे सर. ठीक सर, ये तरीका ठीक थोड़ी है. ऐसे कैसे काम करोगे आप? आपने पीजीआई कब ले जा रहे थे, कब कोविड था, और अभी तक आदमी आपका गायब, आपको खुशी नहीं है? डॉक्टर साहब, ब्रजेश पाठक बोल रहा हूँ. ये महमूदाबाद हॉस्पिटल का आपने विजिट कब से नहीं किया? हम लोग सब लोग हैं. अच्छा, सब लोग हैं. यहाँ 37 कर्मचारी हैं, 37 कितने गायब हैं? अभी हम दूसरा पन्ना चेक में 6 कर्मचारी गायब हैं. एक कर्मचारी है जो पीजीआई में ड्यूटी किसकी लगी है? राहुल चौधरी को आपने पीजीआई भेज रखा है कोविड का सैंपल ले जाने के लिए. ठीक है, बात कर रहे हैं. हमको तो चिकित्सा अधीक्षक महोदय लगाए कि सीएमओ ने ड्यूटी लगाई है. हाँ एलटी है तो कब आज गए हैं क्या वो? आज लेके गए कि नहीं गए मैं पूछ रहा हूँ. आज लेके गए कि नहीं लेके गए? नहीं, इनका कहना यहाँ है ही नहीं, वो तो पीजीआई में अटैच है, हमारे पास नहीं है. वो यहाँ कितने साल से नहीं आए? वो कितने साल से नहीं आए? इनके पास तो इन्होंने देखा नहीं कभी उसको. डॉक्टर साहब आप यहाँ अगर आए थे 2 दिन पहले तो किया क्या आपने, ये तो बताओ मुझे. आपने अभी जांच नहीं की, आपके कर्मचारी हैं कहाँ? नहीं थे, अटेंडेंस में नहीं लिखा हुआ है. डॉक्टर साहब आप समझो, अटेंडेंस रजिस्टर मेरे सामने, उनका दस्तखत नहीं है कई साल से यहाँ. डॉक्टर साहब गलत बात है, आप अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर रही है और मुझे कुछ करना पड़ेगा अगर इस तरीके से आप काम करोगे. आप यहाँ आए थे तो आपने क्यों नहीं जांच किया अटेंडेंस रजिस्टर को? आपको देखना चाहिए था कि आपके कर्मचारी कहाँ हैं. नहीं देखना चाहिए था तो तत्काल देखिए कहाँ पर है लोग. राहुल चौधरी कितने साल से नहीं आए? 19 से, 1 साल से नहीं आए हो. कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेवानी के समर्थन में वडोदरा में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पुलिस ने रोक दिया. 2 दिन पहले पालनपुर से कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके विरोध में वडोदरा में छाणी जकात नाका निकट कांग्रेस द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. लेकिन पुतला दहन से पहले ही पुलिस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. आज रोज हमारा जो जिग्नेश मेवानी, जो हमारा वडगाम का दलित समाज का, उसको जो असम पुलिस के विरोध में कुछ लिखा था, उन्होंने ट्वीट किया था, उसके वजह से उनको उनकी धरपकड़ करके जो असम पुलिस ले गई है, उसके विरोध में आज हम लोग ने यहाँ पर हल्ला बोल का कार्यक्रम रखा था छानी जगन्नाथ सर्कल पे, और पुतला दहन का भी कार्यक्रम रखा था. लेकिन पुतला दहन करने से पहले ही पुलिस वहाँ पर पहुँच के हमारा कार्यकर्ताओं की धरपकड़ कर दी. यूके में गुजराती युवाओं की ऐतिहासिक सिद्धि देखने मिली है. यूके के ऐतिहासिक हेडिंग्ले लीड्स स्टेडियम के 163 वर्ष के इतिहास में पहली बार भारतीय कंपनी हिस्सेदार बनी है. गुजरात के वडोदरा शहर के निवासी आनंद शाह और दर्शन पटेल यूके में
पिछले 10 सालों से क्रिम्प टर्म नाम की कंपनी चलाते हैं। कंपनी द्वारा यूके के ऐतिहासिक हेडिंगले लीड्स स्टेडियम में यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ 5 साल की हिस्सेदारी का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। यूके के हेडिंगले लीड्स स्टेडियम के 163 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय कंपनी उनके साथ जुड़ी है। इस हिस्सेदारी के जरिए क्रिकेट समेत की खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य रखा गया है। हेडिंगले लीड्स स्टेडियम में काउंटी क्रिकेट यानी कि 9 से 15 साल के बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए मंच प्रदान किया जाता है। ऐसे में अब यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ हिस्सेदारी के बाद युवा खिलाड़ियों को विभिन्न गुट में अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए गुजराती युवकों की भूमिका भी अहम रहेगी। इस मामले क्रिम्प टर्म कंपनी के युवा डायरेक्टर आनंद शाह और दर्शन पटेल ने बताया कि यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ जुड़ने का उन्हें काफी गर्व है। आपको बता दें कि क्रिम्प टर्म कंपनी सभी तरह के ऑटो इलेक्ट्रिकल औद्योगिक वस्तुओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो एशिया, उत्तर अमेरिका, यूके और यूरोप में अपना बिजनेस कर रही है। That's Darshan Patel. Hi. Anand Shah. We just wanted to share a very proud moment or a very proud thing for all Indians globally, what was achieved yesterday. We are here not too far from Headingley Stadium, which is the historic Leeds cricket stadium. And yesterday we were involved in મોટા કાર્યમાં જે દરેક ઇન્ડિયન્સને ગ્લોબલી બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ કરાવે એવું થયું છે. I will let Darshan explain to you a little bit કે શું થયું અમારી જોડે અને how are we feeling today. So basically the Crimptom, which was formed almost 12 years ago, અને છેલ્લા 5-6 વર્ષથી અમે ટ્રાય કરીએ છીએ કે આ બધું જે અમે કામ કરીએ છીએ આગળ કેવી રીતના વધારીએ, સોસાયટીમાં કેવી રીતના અમે કન્ટ્રીબ્યુટ કરીએ. અને my boy who plays for South Yorkshire and he plays for County as well, 14-year-old. So we thought that આપણે Indian and we love cricket, so there is a foundation Yorkshire Cricket ma. So we joined that 4 years ago. We've been contributing for all the under 9 to under 15-year-old boys and girls, contributing towards their development and also contributing towards the underprivileged children as well. અને ગઈકાલે અમને ઇન્વિટેશન મળ્યું અને અમે સ્ટેડિયમ ગયા અને it was a proud moment કે for the past 163 years we are the only and the first Indian to be the official sponsor of the Headingley Stadium for the next 5 years. And I'm sure you would have seen all the pictures on the media if you are connected. And I'll pass the information to the whole thing to Anand and he can probably finish it off. So basically it is again for me and Darshan, it's been a proud association of 14 years as friends, as brothers, as business people. And again, the idea is how to give back to the community, to what we like, to the game we love. So I think, and overall, if any of you go to the Leeds Headingley Stadium, you will see that nice orange Crimptom shine there, and that's again our saffron color. Again shows a lot of Indian to it. So, guys, we are proud of it, and I'm sure we'll be proud to all of you. Thank you. मैनेजमेंट से जुड़े बिजनेसमैन को लाभ देने के आशय से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट संस्था के साथ जुड़े हुए LL नोटानी द्वारा मटेरियल मैनेजमेंट पुस्तक का विमोचन किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट जैसी संस्थाओं के साथ सालों से जुड़े हुए LL नोटानी ने मटेरियल मैनेजमेंट पर एक खास पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को मैनेजमेंट के बिजनेसमैन को भी निशुल्क उपलब्ध कराया गया है। इस पुस्तक का विमोचन वडोदरा की एक निजी होटल में रखा गया, जिसमें बाबा हंसराम गंगाराम गुरुजी, LL नोटानी और सिंधी समाज के अग्रणी सन्मुख ज्ञानचंदानी उपस्थित रहे। मिस्टर नोटानी ने जो ये पिछले कितने वर्षों से मेहनत से ये मटेरियल मैनेजमेंट का बुक बनाया है और ये बुक आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत फायदेकारक है। और ये मिस्टर नोटानी ने ये बुक अपने फायदे के लिए नहीं बनाई है और ये बुक फ्री ऑफ चार्ज में किसी को भी मदद आवे इस हिसाब से बनाई है और कोई चार्ज नहीं ली है इसकी। और आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो मैनेजमेंट की जो बुक बनाई है वो बहुत काम की है और आगे चल के आगे वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत काम की बुक्स होगी। हमारे इंडस्ट्रीज में मटेरियल इनपुट कॉस्ट कोई भी इंडस्ट्री में मिनिमम 50% से ज्यादा होता है। ये कहा जाता है हमारी मैनेजमेंट थियरी में कि मटेरियल्स मैनेजमेंट इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड फंक्शन। जितना आप उसमें सेविंग करोगे
वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में जाता है। सो मटेरियल्स परचेज, मटेरियल्स स्टोरेज, मटेरियल्स कंट्रोल, ये सब जो फैक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने 40 साल काम किया है, 40 साल में मैंने देखा है क्या हमें इम्प्रूवमेंट्स करना चाहिए जिससे हमारी इंडस्ट्रीज में मिनिमम इन्वेंट्री रहे, जो जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बेस्ड स्टैंडर्ड जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री होगी तो इन्वेस्टमेंट विल बी मिनिमम। सो मेरा एफर्ट यही है, जो मैंने इसमें मुझे कमर्शियल नहीं है, ये बुक इज नॉट फॉर सेल, ये बुक इज एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी। जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया है उस सबको मैं पहुंचाऊंगा कि भाई ये बुक पढ़ो और इससे आप मटेरियल्स मैनेजमेंट को ऐसे स्टाइल से, ऐसे वे फॉरवर्ड से आगे चलो कि इन्वेंट्री कमती रहे, मिनिमम प्राइस से हम मटेरियल लाए एंड 100% सर्विस दे। तो ये बुक सबको एक अच्छा सा गाइड होगा फॉर हमारी यंग जनरेशन के लिए। वडोदरा में क्रिकेट को बढ़ावा देने वाले बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जमीन अधिग्रहण में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की होने के आरोप बीसीए के सदस्य मोहन कार्लेकर ने लगाए हैं। सालों पहले वडोदरा के बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा स्टेडियम बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था। उस दौरान चापड़ और सांकरदा की जमीन अधिग्रहित की गई थी। इस जमीन का पैसा संस्था को देने के बजाय सीधा ब्रोकर को दे दिया गया था और अब ये पैसा वापस लेने में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के माथे पर बल पड़ गए हैं। सालों से बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन का करोड़ों रुपए का बकाया अरविंद जानी नामक ब्रोकर के पास है। इस मामले बीसीए के जागरूक सदस्य मोहन कार्लेकर ने आपत्ति जताते हुए कार्यवाही की मांग की है। ये ऐसी बात है कि बीसीए ने स्टेडियम के लिए 2005-2006 साल से उनका लैंड जमीन लेके स्टेडियम बनाने का प्रयोजन चल रहा था। पहले उन्होंने क्या किया, 2005-2006 में चापड़, जो यहाँ विलेज चापड़ विलेज है, अटलादरा के आगे जाओगे आप पादरा रोड पे, वहाँ चापड़ विलेज है, बिल के पास में है, वहाँ एक ज़मीन खरीदने का प्रयास किया। उनमें करीबन 2,41,00,000 इन्वेस्ट किए। वो 2,41,00,000 इन्वेस्ट करने के बावजूद वो ज़मीन में कुछ एक आध 2 साल के बाद ऐसा बताया कि ये ज़मीन हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसमें कुछ इश्यूज़ है, लीगल इश्यूज़ है, इसलिए हम ज़मीन मालिक और ब्रोकर को से ज़मीन वापस दे देंगे और उनसे पैसा ले लेंगे। उसके बाद आज तक उन्होंने कितना पैसा आया, क्या आया, उसका कोई भी हिसाब दिया नहीं है। मैंने कितनी बार शुरुआत से 2005-2007 से जब से डील हुआ तब से हर साल मैंने पूछा है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है तब से पूछा है कि ये मामला क्या है, आप बताइए कितने पैसे मिले आपको। कोई किसी बताना नहीं चाहता। वो मीटिंग हो जाती, बात खत्म, रात खई बात खत्म हो गई। इसलिए मैं तब से पीछे पड़ा हूँ उनके। आप मुझे ज़मीन का ये जो भी आप ज़मीन का सौदा कर रहे, देखो एक सीधी बात है, आप ज़मीन ले बेच करते हैं तो उसमें कुछ तो एस्केलेशन होता है, तो कितना पैसा आपने घुमाया मिला उसका हिसाब तो देना चाहिए, वो दिया नहीं। ये बेस है इसका, ये इनकी ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी है। उसके बाद क्या किया, ये तो पैसे उन्होंने आए, कितने आए वो बताया नहीं। उसके बाद 2007-2008 में उन्होंने सांकरदा लैंड एक डील किया। सांकरदा लैंड में वो जो ज़मीन थी वो सांकरदा संयुक्त खेती सहकारी मंडी लिमिटेड की ज़मीन थी, जो खेती करने की ज़मीन थी, जिसमें कोई और ऐसा हो ही नहीं, प्रावधान हो ही नहीं सकता कि आप उसमें कुछ स्टेडियम बना सकते हो। तो भी एक मिस्टर अरविंद जानी जो ब्रोकर है, लैंड फैसिलिटेटर है, उसका कोई ओनर नहीं था, कुछ नहीं था। उसने बताया कि मैं ब्रोकर हूँ, मैं आपको ये सांकरदा की जो ज़मीन है आपको स्टेडियम के लिए दिला सकता हूँ। इसलिए बीसीए ने क्या किया, 24/7/2007 को अरविंद जानी के साथ एक MOU किया। उसमें ऐसा लिखा था कि अरविंद दी जानी ये लैंड उसके फैमिली मेंबर्स के नाम पे खरीद करेगा और बाद में बीसीए को देगा। ये एक सिंपल लाइन ये था, मतलब बीसीए के नाम पे भी दस्तावेज नहीं होगा और लैंड ब्रोकर के नाम पे या उसके फैमिली में दस्तावेज होगा, ऐसा MOU किया। एक ऐसा गड़बड़ वाला MOU है। आज कोई भी मैं आज ज़मीन खरीदूंगा तो मेरे नाम से खरीदूंगा या बीसीए के नाम से खरीदूंगा, मैं ब्रोकर के नाम के क्यों खरीदूंगा। दूसरी बात, ऐसे ब्रोकर के क्रेडेंशियल भी आपने तपास नहीं किया कि इसकी इतनी कैपेसिटी है नहीं है, क्या नहीं, ये सब बात अलग है।
उसके बाद उसके पहले उन्होंने क्या किया, 19 मतलब मई 2007 में एक वैकुंठ त्रिवेदी करके एडवोकेट कंपनी है अहमदाबाद की, उसके पास से टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट मांगा ये ज़मीन का, साकरदा संयुक्त खेती सहकारी लिमिटेड का। ये साकरदा संयुक्त खेती सहकारी लिमिटेड का जो मांगा, उसमें एक पेपर में नॉर्मल एडवर्टाइज देते हैं टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट के लिए, वो उन्होंने डाला। मतलब ये तो ये बात नक्की हुई कि मई 2007 में ये बात चल रही थी कि हम ज़मीन लेंगे। अब इस ज़मीन खरीदने का नक्की किया जुलाई 2007 में मीटिंग हुई, उसमें नक्की किया कि ये 18.50 भाव से हम ये ज़मीन लेंगे। ये ज़मीन जो थी 44,69,342 स्क्वायर फीट, मतलब 103 एकड़ ज़मीन थी, वो पर स्क्वायर फीट 18.50 भाव से दिया था। तो उसका कंडीशन ऐसा था कि 4 करोड़ 11 लाख BCA देगी पहले, और उसके बाद 50% अमाउंट है वो अरविंद एंड जानी फैमिली को दिया। पर 24/7/2007 को ये MOU किया, उसके साथ अरविंद जानी और उसकी फैमिली को 24/7/2007 को 4 करोड़ 11 लाख BCA ने दे दिया। किस लिए दिया? BCA जाने या BCA की मैनेजमेंट जाने, और बैलेंस 50% था वो बाद में देना था, दस्तावेज होने के बाद जो भी है। अभी ये इसमें एक दूसरा गफला ऐसा है कि अभी देखो टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट आप मांगते हो, 2-3 महीने में तो आ जाना चाहिए। MOU में लिखा है कि ये ज़मीन का टाइटल क्लियरेंस अभी आया नहीं है, 2 महीने के बावजूद भी, तो भी ये MOU किया और पैसा दे दिया। मतलब टाइटल तो वेरीफाई किया ही नहीं और उसके बावजूद पैसा दे दिया। मतलब ये क्या मामला है? ये किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि आप कोई भी आज छोटा आदमी भी मकान लेगा या कुछ लेगा तो उसका टाइटल क्लियरेंस तो लेगा ही। ये तो BCA इतना बड़ी 103 एकड़ ज़मीन लेने के लिए बिना टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट के बिना 4 करोड़ 11 लाख ब्रोकर को दे दिए, भाई तू ज़मीन तेरे नाम से खरीद कर ले और हमको बाद में देना। अब BCA ने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया है ये MOU के साथ में कि एक सेल डीड। अब ये सेल डीड पे आता हूँ मैं। ये सेल डीड ऐसा है कि 24/7 को तो सेल डीड हुआ नहीं था, ये 15/11/2007 को सेल डीड हुआ। हाँ, वो कितना अमाउंट का हुआ? 76,30,875। 4 करोड़ 11 लाख के सामने वो अरविंद जानी ने उसके नाम का या उसके फैमिली के नाम का जो सेल डीड किया वो 76,30,875 का है। BCA ने मुझे वो डॉक्यूमेंट सेल डीड दिया है, उसमें भी आधे अधूरे पाने हैं, पूरा डॉक्यूमेंट सेल डीड है ही नहीं वो। चलो ठीक है, वो उनके रिकॉर्ड में नहीं होगा क्योंकि यही गलत ही था सेल डीड, इसलिए नहीं। वो भी उसके BCA के नाम के तो सेल डीड नहीं हुआ, ये आज तक नहीं हुआ BCA के नाम के सेल डीड। BCA के जागरूक सदस्य मोहन कार्लेकर इस मामले लंबे अरसे से BCA से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में मोहन कार्लेकर ने इस पूरे घोटाले में BCA और BCA से जुड़े लोगों की अग्रणी कंपनियों के शामिल होने के भी आरोप लगाए हैं। देखो उस टाइम का जो भी है, उस टाइम की मैनेजिंग कमेटी मतलब जो ऑफिस बेयरर्स थे, देयर ऑफिस बेयरर्स जो भी हो गई वो रिस्पॉन्सिबल है इसमें। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, जो भी ऑफिस बेयरर्स है, ऑफिस बेयरर्स रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, कोई BCA में नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मैंने RTI किया है कि ये ज़मीन का क्या अभी मामला है, क्या है मुझे उसकी माहिती दीजिए। वो मैंने अभी किया है, थोड़े दिन पहले किया है। उसका 30 दिन का कुछ टाइम रहता है RTI का, उस दिन तक मैं राह देखूँगा। उसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे वो मैं उनसे लूँगा। अब मीन टाइम क्या हुआ, ये तो सब गलत ही दस्तावेज हुए थे सब, और ये दस्तावेज अरविंद जानी ने ही साइन किए थे। उसमें इसके अलावा 2 दस्तावेज और हुए। ये BCA का तो 30 हेक्टेयर का था, और दूसरे जो 9 हेक्टेयर के 2 दस्तावेज हुए वो निरायु लिमिटेड और स्टेनो लिमिटेड के भी हुए। वो स्टेनो लिमिटेड मतलब ये दोनों कंपनी एलेमिक से जुड़ी हुई है, ये दोनों कंपनी एलेमिक से जुड़ी हुई है। ये तीनों दस्तावेज हुए। अब बात ऐसी है कि 24/7/2007 के बाद पहला दस्तावेज हुआ निरायु लिमिटेड का, बाद में वो शेरों लिमिटेड का, और जो BCA के लिए जो ब्रोकर के नाम का दस्तावेज जो होता वो अंत में हुआ 15/11/2007 को। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है इसमें, सब ये सीक्वेंस में है ना, कि इसलिए ऐसा है। अब जो
इनका निरायु और शेनो लिमिटेड का तो सेल डीड हो गया है साहब। सेल डीड ऐसा हुआ है कि निरायु लिमिटेड ने 1,85,00,000 दिए हैं 9 हेक्टर के लिए, और शेनो लिमिटेड ने दिए 1,82,00,000 भी 9 हेक्टर के लिए। ठीक है, 9 हेक्टर और समथिंग है उसमें है। लेकिन बीसीए ने 30 हेक्टर के लिए सिर्फ 76 लाख दिए। ये तो कैसी गड़बड़ है, कैसा कोई एक मैथमेटिक्स कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये मैथमेटिक्स मेरे दिमाग से तो बाहर है कि एक 9 हेक्टर ज़मीन आप 20 लाख के हिसाब से लेते हैं और 30 हेक्टर ज़मीन आप 2,50,000 हेक्टर के हिसाब से लेते हैं पर हेक्टर। ये तो कुछ मैथमेटिक्स मेरे दिमाग से बाहर है। मैं बैंक में सर्विस कर चुका हूँ, मुझे मालूम नहीं है ऐसा ये मैथमेटिक्स कैसा होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घपला हुआ है या बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। डूबियस तो हुआ, सेल डीड भी डूबियस है। सेल डीड डूबियस ऐसा है कि सेल डीड में जिसने साइन किया है वो अरविंद जी जानी ने साइन किया है तीनों दस्तावेज में, मतलब तीनों दस्तावेज गलत ही हुए हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी? एक बात सुनिए, उसमें ऐसा है, ये गलत इसलिए है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑडिटर है ना, उन्होंने छानी पुलिस स्टेशन में 14/2/2008 को गुना नंबर I-2508 से एक फरियाद रजिस्टर की थी। उसमें उसकी अमाउंट थी 4,44,00,000। अमाउंट देता हूँ मैं आपको, हाँ 4,44,25,063 और 50 पैसा की। उन्होंने वो ऑडिटर ने ऐसा लिखा है, कंप्लेंट में लिखा है, वो मेरे पास कंप्लेंट की कॉपी भी है कि ये जो पैसे है साकरदास संयुक्त खेती सहकारी मंडी लिमिटेड के खाते में आने चाहिए, वो आए नहीं है, इसलिए इसमें नाणाकीय गैररीति हुई है। इसलिए वो फाइल की थी कंप्लेंट। वो कंप्लेंट के बारे में भी मैंने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को पूछा है कि इसके बारे में आगे क्या हुआ, आप मुझे बताइएगा। जब उसकी माहिती मिलेगी तब आगे की कार्यवाही भी कर सकते हैं। अभी ऐसा हुआ, ये सब था, उसमें 2013 में एक ऐसा हुआ कि जानी अभी अरविंद जानी जो है वो बोला कि अब मैं आपको ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, ज़मीन के बदले में आपको मैं पैसा वापस कर रहा हूँ, 4,11,00,000 की जगह मैं 8,22,00,000 दूंगा, मतलब डबल देता हूँ आपको। तो बीसी मान गई, क्योंकि ज़मीन तो मिलनी है नहीं थी तो मान गई। लेकिन उसमें भी उसकी चाल थी अरविंद जानी की। उसने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया 8,22,00,000 का। उसके फिर दूसरा एक स्पेशल समरी सूट भी फाइल किया, एक उसका नंबर है 61/2015 का। वो यही 8,22,00,000 रिकवरी के लिए ही कहा गया। मतलब इसी ने सिर्फ ये 2 केस फाइल किए 2013 में। 2007 से 2013 तक बीसीए सो गई कि अभी ज़मीन देगा, बाद में देगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करके बीसीए सो गई। या ये 2 सेल डीड हो गए थे, इसकी वजह से शायद सो गई होगी। निरायु और शेनो के सेल डीड हो गए थे, इसलिए शायद सो गई होगी, मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो फिर ऐसा हो, बाद में ऐसा हुआ कि बीसीए 2013 से 2021 तक ये 2 केस लड़ती रही, 138D का जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है और सब स्पेशल समरी सूट। अब मज़े की बात यह है कि इसकी डिक्री जो आई वो डिक्री अमाउंट है 9,72,80,993। ये बीसीए ने ये सब मिला के मतलब 8,22,00,000 प्लस लीगल इंटरेस्ट फलाना डिकना कर सब ऐड करके उन्होंने 9,72,00,000 की जो डिक्री मिली वो एग्जीक्यूशन के लिए बीसीए ने 2021 में, उसका नंबर है 16/2021, ये क्या किया, स्पेशल एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किया सिविल कोर्ट में इधर बड़ौदा में कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, हमको हमारे पैसे अरविंद जानी की ये प्रॉपर्टी में से वसूल करके देना चाहिए। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है, ये सूर्यकिरण फ्लैट्स है इधर ओपी रोड पे, ये बैंकर्स हॉस्पिटल है, उसके पहले जो है वहाँ जो बीजेपी का कार्यालय रहता है कभी कभी वो जो है वो उसमें उसके 2 फ्लैट है। एक फ्लैट है उसका 374 स्क्वायर मीटर और दूसरा है 227 स्क्वायर मीटर। अब आप भी जानते हो कि ये सोसाइटी, ये अपार्टमेंट कितना पुराना है। कम से कम मैं यहाँ 22 साल से रह रहा हूँ ये एरिया में, उससे पहले का वो अपार्टमेंट है, इतना मैं जानता हूँ। 25 साल पुराना अपार्टमेंट, उसकी आज इतना कीमत कितनी आएगी मुझे नहीं लगता 50-60 लाख से ज़्यादा आएगी। फिर उसकी 11 लाख उसने कुछ भरे कोर्ट में, वो भी उन्होंने मांगा है कि 11 लाख भी हमको दिलवा दीजिएगा। अभी मुझे लगता है कि इतना 50-60 लाख के सामने 9,72,00,000 कैसे वसूलाएगा।
जाने दिया नहीं है। हाँ, बीसीए से मुझे ऐसा करिए कि हमने तो 2 केस किए हैं, हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। 2 केस वो कैसे किए हैं कि जिसके लगता है कि बस पैसे आने वाला ही नहीं। ये तो क्या है, चल रहा है, वकील की दुकान चल रही है भैया। ये भी जो डीलिंग होते थे ना अरविंद जानी से या होते थे ना, उसमें एलएमबी के जो एम्प्लॉयज़ है वो इन्वॉल्व थे। मैं नाम दे सकता हूँ, मेरे पास उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वो एक मुझसे यूजे अमीन थे, चिराग भाई के पीए थे, वो सब कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे अरविंद जानी से। चिराग अमीन प्रेसिडेंट थे बीसीए के, और वहाँ एलएमई के भी चेयरमैन थे वो तो, और उनकी ऑफिस से ये सब डील हुआ है। अभी मैंने ऑम्बुड्समैन को किया ना, ऑम्बुड्समैन ने मुझे इतना कहा कि ये 2 केस सब जुडिस है, इसलिए मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा, ऐसा उन्होंने जजमेंट दिया। नेचुरली वो कोई भी नहीं करेगा, सब जुडिस होता है मामला, तो कोई इंटरफेयर नहीं करता है, ऐसा उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। मुझे अप्रिशिएट भी किया कि आप विजिलेंट हो। बीसीए को भी बताया कि इन जैसे मेंबर्स होने चाहिए। मैं अभी रिव्यू पिटिशन में जाऊंगा। मुझे 2 ऑप्शंस हैं, एक ऑम्बुड्समैन के पास जाऊँ और एक हाईकोर्ट में जाऊँ। अभी हाईकोर्ट में तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मेरा 1800 पेंशन आता है सर, मैं कहाँ अफोर्ड कर सकूँगा, तो इसलिए मैं जाऊँगा ऑम्बुड्समैन के पास, जहाँ मुझे कोई खर्चा नहीं होता है। इस मामले बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से वाइस प्रेसिडेंट शीतल मेहता ने टेलीफोनिक बातचीत में वीएनएम टीवी को बताया कि बीसीए इस मामले में लगातार कार्रवाई करते हुए जांच कर रहा है। नहीं, मोहन कार्लेकर का मसला नहीं है। मसला मोहन कार्लेकर ने सागरदा लैंड का जो पेमेंट हुआ है उसकी रिकवरी के बारे में उन्होंने थोड़ा कंप्लेन किया था ऑम्बुड्समैन को। जी, केसी टक्कर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है जो बीसीए के ऑम्बुड्समैन है। जी, उन्होंने उसको 3-4 हियरिंग दिए थे मोहन कार्लेकर को। जी, के बाद उन्होंने जजमेंट भी दे दिया और उन्होंने कहा कि मैटर सब जुडिस है, और उन्होंने स्टडी करने के बाद कोई एडवर्स कमेंट हमको कही नहीं है। और अभी ये सब जुडिस मैटर है, इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते जब तक मैटर रिकवरी प्रोसीडिंग खत्म नहीं होते। ये बात और ये मैटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद जानी से पैसा रिकवर करने के लिए ऑर्डर कर दिया है। जी, और उस एसेट उनकी ढूंढ के उसको सेल करके पैसा रिकवर करो, इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है। उसके बाद भी लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये प्रोसेस चालू है। मोहन कार्लेकर का ऐसा कहना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इतना सारा करने के बाद और ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। जी, यानी आपका कहना है कि ये मामला कोर्ट में है और इस पर जब भी वहां से फैसला आएगा उसके बाद ही कुछ आगे नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ऑर्डर कर दिया है कि भाई आप रिकवरी कीजिए और इस तरह रिकवर कीजिए। अगर किसी के पास पैसा लेना है तो अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो उसकी एसेट ढूंढ के उसका ऑप्शन करके रिकवरी होती है जी, क्योंकि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव होता ही नहीं रिकवर के लिए। और वो रिकवरी अभी हमको हमारे लॉयर को या दूसरे किसी की एजेंसी को उनकी एसेट कहाँ है क्या है ढूंढनी पड़ेगी और उसके बाद रिकवरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल मेहता जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन को ब्याहने पहुंचने वाले दूल्हे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के एक गांव में लोगों में तब आश्चर्य फैल गया जब दूल्हा हेलीकॉप्टर में बारात लेकर दुल्हन से ब्याह करने पहुंचा। माँ बाप अपने बच्चों की हर ख्वाहिश हर समय पूरी करने की हर संभव कोशिश करते हैं, और वो ख्वाहिश उम्मीदों से अधिक पूरी हो जाए तो फिर बात ही कुछ और होती है। ऐसी ही एक ख्वाहिश मंदसौर जिले के बड़वन गांव में एक पिता ने अपने बेटे की शादी के दौरान पूरी की है। दरअसल बेटा अपनी दुल्हन लेने के लिए हेलीकॉप्टर में जाने की मांग कर रहा था। ये बारात बड़वन गांव से रियावन पहुंची, जहां दूल्हा हेलीकॉप्टर लेकर दुल्हन लेने पहुंचा। इस खास बारात के लिए दोनों गांवों में हेलीपैड तैयार किया गया। गांव में लोग इस अजब गजब बारात को देखने बड़ी संख्या में उमड़ पड़े। दरअसल गांव बड़वन के रमेश चंद्र धाड़क ने अपने इकलौते बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से निकालने की ख्वाहिश पूरी की। जब ये बात पिता रमेश चंद्र ने बेटे यशवंत को बताई तो वो भी गदगद हो गया और ये तय हुआ कि बारात हेलीकॉप्टर से ही
ले जाई जाएगी। ये गांव बड़वन से रियावन तक जाएगा और नहीं, पिताजी ने देखा था। मेरा सपना था स्कॉर्पियो से जाना, पापा का सपना था हेलीकॉप्टर में ले जाना। तो पापा की पूरी इच्छा है और मैं पापा को भगवान का दर्जा दे सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। सारी उनकी इच्छा है कि हेलीकॉप्टर में बिठाना है। ये अपने इस तहसील में, दलवा तहसील में तो ये पहला कार्यक्रम है जो कि अपना है। अभी तक पहले यहाँ नहीं हुआ ऐसा कार्यक्रम। कुछ बहुत अच्छा फील करता हूँ मैं, पापा को भगवान का दर्जा दे सकता हूँ बिल्कुल। यहाँ 4 बजे समथिंग आया है और यहाँ से जाने में उसको 12 से 15 मिनट लगेंगे बस, 45 किलोमीटर। बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा था अपने, इसलिए उन्होंने करा है कि बच्चों की अच्छी खुशी के लिए जितना बढ़ के कर सकते अपन करें, इसलिए किया। प्रेरणा अपने आप ही जगी कि मैंने कहा नेता या बड़े लोग, उद्योगपति या बिजनेस में नहीं कर सकता, क्या किसान कुछ नहीं कर सकता? या किसान भी सब कुछ कर सकता है। इसलिए मैंने करके दिखाया बच्चों के लिए। और दुल्हन को लाने के लिए मेरा सपना था कि दुल्हन जब अपने घर आए, जैसे धूमधाम और प्लेन में आए, ताकि उसे भी ऐसी खुशी महसूस हो कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं जा रही हूँ। इतने अच्छे मेरे को सास ससुर नहीं, अच्छे माता पिता मिले, ऐसे सपने के लिए उन्होंने किया। भारत बड़वन से रियावन कालूखेड़ा जा रही है और रात भर कार्यक्रम होने के बाद सुबह 22 तारीख सुबह वापस से लैंड करेगी। मेरा सपना साकार हुआ है। मेरा एक ही लड़का है। हेलीकॉप्टर लेकर दूल्हा जब अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा तो पूरा गांव दूल्हे को देखने उमड़ पड़ा। दूल्हा भी खुशी खुशी ब्याह रचाकर दुल्हन को लेकर अपने घर हेलीकॉप्टर में ही वापस आया। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहें वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।